नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी। एक बार दोस्तों पढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार इस क्लास को आप दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए, फिर देखिए क्लास का आनंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अपना जो टॉपिक का बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है दोस्तों, यही टॉपिक आपका चल रहा है कि दक्षिण भारतीय जो मंदिर स्थापत्य है उसके अंतर्गत दोस्तों आज अपन देखेंगे। अपन देख रहे थे दोस्तों प्राचीन काल के अंतर्गत जो आपके भारतीय स्थापत्य शैली है, कौन सी है दोस्तों कि प्राचीन काल के अंतर्गत जो भारतीय स्थापत्य शैली है उसके अंतर्गत दोस्तों अपन देख रहे थे कि भारत में प्राचीन काल के अंतर्गत 3 शैलियों के अंतर्गत दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। पिछली जो क्लासों के अंतर्गत दोस्तों अपन ने देखा था, पिछली क्लास के अंतर्गत दोस्तों अपने मंदिरों का जो सामान्य परिचय था वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में लाडलो अपन ने देखा कि भारत के अंतर्गत 3 शैलियों के अंतर्गत आपके इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन मंदिरों में 3 शैलियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हमारे देश के अंतर्गत जिनके अंदर इनका निर्माण हुआ है। अपन बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपकी आती है नागर शैली। नागर शैली के अंतर्गत दोस्तों अपने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत देख लिया है कि भारत में नागर शैली के अंतर्गत किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ है, यानी कि 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल है हमारे देश में राजपूत काल कहलाता है। और इस काल के अंतर्गत दोस्तों हमारे देश में इन तीनों शैलियों के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ है। उसी के अंतर्गत दोस्तों अपन देखते हैं कि प्राचीन काल के अंतर्गत नागर शैली के अंतर्गत अपन ने देखा कि यह आपके उत्तर में यानी कि उत्तर भारत के अंतर्गत दोस्तों नागर शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण होता है। अगर अपन बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य की तो दोस्तों देखिए कि हिमालय से लेकर विंध्याचल जो पर्वतमाला है आपकी, वहां तक दोस्तों आपके इस नागर शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण होता है। नागर शैली के अंतर्गत दोस्तों अपन ने इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता और इसके अंतर्गत जो आपके प्रमुख मंदिर बने हैं नागर शैली के अंतर्गत वो अपन ने देखे। सबसे पहले अपन ने देखे दोस्तों खजुराहो के मंदिर, ये सभी मंदिरों का निर्माण आपके नागर शैली के अंतर्गत हुआ है दोस्तों। उसके बाद में अपन ने देखे कि आपके उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा के अंतर्गत जो आपके सभी मंदिर है, लिंगराज का मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इन सभी मंदिरों का निर्माण दोस्तों आपके नागर शैली के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद में अपन ने देखा दोस्तों कि गुजरात के कई मंदिर आपके हैं जिनका निर्माण इस नागर शैली के अंतर्गत हुआ है। गुजरात में भी अपन ने चर्चा की थी कि मोढेरो का सूर्य मंदिर जो आपके गुजरात में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा कि राजस्थान के जो प्राचीन काल में या नागर शैली के अंतर्गत निर्मित मंदिरों के अंतर्गत कि दोस्तों राजस्थान में भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनका निर्माण राजपूत काल के अंतर्गत हुआ था। और दोस्तों इसके अंतर्गत कई मंदिर ऐसे हैं जो आपके नागर शैली के अंतर्गत बने। अगर अपन राजस्थान की दृष्टि के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों तो आप राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत जो कला और संस्कृति देखेंगे वहां पर दोस्तों आप इनका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन दोस्तों भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और उन मंदिरों को इतना विस्तार से अपन देख नहीं सकते। फिर भी दोस्तों अपन ने थोड़ी बहुत इनकी जो जानकारी है वो अपन ने देखी है कि नागर शैली के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जैसे अपन बात करते हैं कि जोधपुर के ओसिया के मंदिर। ध्यान देना दोस्तों कि जोधपुर के अंदर जो आपका ओसिया नामक स्थान है यहाँ पर दोस्तों आपके राजपूत काल के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ और वो सभी मंदिर आपके लाडलों नागर शैली के अंतर्गत बने हुए हैं। इस ओसिया के अंतर्गत आपके जैन और हिंदू मंदिर दोनों प्रकार के मंदिर बने हैं और इनका निर्माण दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासन काल के अंतर्गत ओसिया के मंदिरों का निर्माण हुआ। उसके बाद में अपन ने देखा दोस्तों कि आपके राजपूत काल के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जो आपके देलवाड़ा के जैन मंदिर है, इन मंदिरों का निर्माण भी दोस्तों नागर शैली के अंतर्गत हुआ है। इनका निर्माण दोस्तों आपके गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश के शासकों ने देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था।
तो यहां तक दोस्तों अपन ने पिछली कक्षा के अंतर्गत नागर शैली के अंतर्गत बने हुए प्रमुख मंदिरों का अध्ययन हमने कर लिया। उसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों जो भारतीय इतिहास की दूसरी प्रमुख जो आपकी शैली है मंदिर स्थापत्य में, उसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। और दूसरी शैली जो आपकी है दोस्तों द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों जो मंदिर होते हैं आपकी वो इस व्यवस्था या इस कलाकारी के अंतर्गत उनका निर्माण होता है। ध्यान से देखो दोस्तों, थोड़ा इस इमेज को आपको समझ में आ जाएगा कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है, कि नागर शैली के मंदिर किस स्थिति में बने हैं जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर आपके किस स्थिति में बने हुए। ध्यान देना, इधर ध्यान से देखना दोस्तों इस फोटो को, इस इमेज को, इस पिक्चर को, कि इसमें आपके द्रविड़ शैली के मंदिर है। और ध्यान देना आज अपन इसी द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों मंदिरों के बारे में पढ़े। तो चलते हैं दोस्तों अपन द्रविड़ शैली की ओर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्तों अपन चलते हैं अपने क्लास की ओर द्रविड़ शैली के अंतर्गत। तो दोस्तों द्रविड़ शैली के अंतर्गत अपन चलते हैं दक्षिण भारत की यात्रा की ओर। और दक्षिण भारत के अंतर्गत अपन देखते हैं कि वहां के मंदिर आपके दोस्तों द्रविड़ शैली में बने हैं और कैसी कैसी कलाकारियों के साथ में आपके ये मंदिर बने। देखिए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं आपके इन मंदिरों के द्रविड़ शैली के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं आपके द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों, देखिए आपकी दूसरी शैली आती है मंदिर स्थापत्य में। कौन सी दोस्तों? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली देखिए इससे पहले अपन ने दोस्तों देखा था आपकी नागर शैली। आज अपन देखेंगे दोस्तों द्रविड़ शैली के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जानदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है दोस्तों। यहां से आपके एग्जाम के अंतर्गत कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज्यादा जो आपके टीचिंग लाइन है राजस्थान की जो एग्जाम होती है दोस्तों, उन एग्जाम्स में आपके यहां से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है और बहुत इजीली है दोस्तों, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक बार इधर देखने का प्रयास करना, बहुत आनंद के साथ में दोस्तों अपन इस द्रविड़ शैली को देखेंगे। देखिए दोस्तों अपन चर्चा करते हैं इस द्रविड़ शैली के अंदर। देखिए यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि दक्षिण भारत के अंदर जो प्राचीन काल में जो जातियां रहती थी उन सभी को दोस्तों द्रविड़ कहा जाता है। आपने देखा जब अपन ने दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो कई इतिहासकारों ने यह कहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज द्रविड़ समाज था। द्रविड़ जो समाज है दोस्तों हमारे देश में दक्षिण भारत में रहता है और दक्षिण भारत को ही दोस्तों द्रविड़ भी कहा जाता है। इसी कारण इस शैली का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? आपका द्रविड़ शैली पड़ गया। समझ में आ गया कि द्रविड़ क्यों कहा जाता है? अरे यहाँ पर रहने वाले प्राचीन काल से लेकर आज तक के इस पूरे समाज को द्रविड़ कहा जाता है। इसी कारण इस शैली का नाम भी दोस्तों आपके द्रविड़ शैली पड़ गया। देखना कि यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसी के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं कि कृष्णा नदी से लेकर
लेकर कन्याकुमारी, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इस शैली का प्रसार या विस्तार था। प्रसार या विस्तार था। देखिए लाडलो, एक बार इधर देखने का प्रयास करना। ये भारत की कुछ आपकी भौगोलिक परिस्थिति है, स्थिति है। ये आपका हिमालय है और दोस्तों यहाँ आपके क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। क्या है दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला। और दोस्तों आपकी यहाँ कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और यहां पर लाडलो आपका कन्याकुमारी है। कौन सा नगर है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। इधर देखना दोस्तों, थोड़ी भौगोलिक परिस्थिति अपन देख लेते हैं इस शैली की, कि इस शैली का विकास कन्याकुमारी से लेकर के दक्षिण भारत में, कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक इस द्रविड़ शैली का विस्तार था, या आपकी भौगोलिक परिस्थिति या स्थिति थी। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों। देखिए कि उत्तर में आपके हिमालय से लेकर के दोस्तों और विंध्याचल पर्वतमाला तक आपकी नागर शैली है। कौन सी शैली है दोस्तों? नागर शैली। ध्यान देना, कौन सी शैली है? नागर शैली। उसके बाद में दोस्तों आपके विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर जो आपके बीच का क्षेत्र है कृष्णा नदी तक, इसमें दोस्तों आपकी बेसर शैली है। कौन सी शैली है? बेसर शैली। और दोस्तों कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है आपका, जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें दोस्तों आपकी कौन सा है? अरे कौन सा है? द्रविड़। कौन सा है? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? द्रविड़ शैली। अब देखिए इधर एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। अपन इसको दोबारा से समझते हैं दोस्तों, इसकी भौगोलिक परिस्थिति और इसकी पूरी स्थिति अपन ने देख ली। अपन मंदिर स्थापत्य कला के प्राचीन काल की आपकी दूसरी शैली के बारे में अपन देख रहे हैं, जो आपकी द्रविड़ शैली है। जो दक्षिण भारत में दोस्तों जितने भी आपके मंदिर बने हैं कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, उन सभी मंदिरों का निर्माण दोस्तों इस द्रविड़ शैली में हुआ है। कौन सी शैली में हुआ है लाडलो? द्रविड़ शैली में हुआ। ध्यान देना कि यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण इसको क्या कहा गया है दोस्तों? द्रविड़ शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? द्रविड़ शैली कहा जाता है। इधर देखिए कि कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है दोस्तों, उस पूरे क्षेत्र में इस शैली का विस्तार माना जाता है। किस शैली का? द्रविड़ शैली का विस्तार माना जाता है। अब इधर अपन इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए कि आपके हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसमें आपके नागर शैली है। और विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र आपका दोस्तों, उसमें आपकी कौन सी शैली है? बेसर शैली। कौन सी है? बेसर। यानी कि यहाँ जो क्षेत्र है मध्य भारत है दोस्तों, इसमें बेसर शैली से आपके भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है इस क्षेत्र। उसके बाद में कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो आपका क्षेत्र है लाडलो, वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है या किस शैली का कहलाता है? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली का लाडलो? द्रविड़ शैली। यानी कि इस पूरे क्षेत्र में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ है। बताइए यहां तक कोई समस्या? आगे चले दोस्तों। देखिए आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों इस शैली की विशेषता। ध्यान देना, विशेषता। कौन सी शैली की?
द्रविड़ शैली की विशेषता, कि इस शैली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो मंदिरों के अंतर्गत दोस्तों हमें देखने को प्राप्त होती है। उन विशेषताओं के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण हुआ है, उसी के बारे में दोस्तों अपन देखेंगे कि दक्षिण भारत के अंदर जो आपकी द्रविड़ शैली है, इस शैली के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताओं का समावेश है। देखिए लाडलो, इधर इस शैली के पहली विशेषता, इस शैली के इस शैली में मंदिरों का आधार कैसा है दोस्तों? देखिए, बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में कि नागर शैली के मंदिरों का आधार कैसा था। देखिए बताइए, इंतजार है दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर का। देखिए विशेषता में इसकी पहली विशेषता है कि इस शैली के मंदिरों का आधार दोस्तों आपका वर्गाकार होता था। कैसा होता है? वर्गाकार होता है, जबकि नागर शैली में दोस्तों आयताकार होता है। अपन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तब वहां देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब अपन दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहां इनके बारे में अंतर अपन देख लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि नागर शैली के मंदिरों का आधार आयताकार होता है और द्रविड़ शैली के मंदिरों का आधार दोस्तों आपका वर्गाकार होता है। आगे देखिए, अगली विशेषता अपन देखते हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत दूसरी, तो उसके अंतर्गत पाते हैं अपन कि इस शैली के मंदिरों में, इस शैली के मंदिरों में शिखर कैसा होता है? बताने का प्रयास कीजिए कि दक्षिण भारत के इस द्रविड़ शैली के मंदिरों का शिखर कैसा होता है? प्रिज्मवत या पिरामिड नुमा, प्रिज्मवत या पिरामिड नुमा या पिरामिड नुमा ऐसे होते हैं इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों मंदिरों का शिखर। देखिए अगली विशेषता अपन देखते हैं इसके अंतर्गत, अभी समझेंगे दोस्तों। तीसरी विशेषता है कि इस शैली में शिखर के स्थान पर, शिखर के शीर्ष भाग पर, शिखर के शीर्ष भाग पर दोस्तों क्या होता है? ध्यान देना, आमलक व कलश के स्थान पर, आमलक व कलश के स्थान पर, कलश के स्थान पर दोस्तों ध्यान देना दोस्तों कि इस शैली में शिखर के शीर्ष भाग पर, आमलक व कलश के स्थान पर दोस्तों क्या होता है? स्थान पर स्तूपिका, क्या होता है? स्तूपिका होते हैं। देखिए एक बार इधर समझने का प्रयास कीजिए। अपन देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषता के अंतर्गत द्रविड़ शैली की जो आपकी विशेषता है उसके अंतर्गत दोस्तों अपन देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कि इस शैली के मंदिरों का आधार दोस्तों कैसा होता है? वर्गाकार होता है, जबकि नागर शैली के मंदिरों का आधार दोस्तों आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार, और इसका दोस्तों वर्गाकार। इस शैली में मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है और इस शैली में मंदिरों में शिखर दोस्तों आपके प्रिज्मवत या पिरामिड नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिज्मवत या पिरामिड नुमा। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों इन दोनों शैलियों में वर्गाकार और आपका पिरामिड नुमा शिखर होना।
जबकि नागर शैली में ऐसा कोई नहीं है। नागर शैली में शिखर दोस्तों आपके कैसे होते हैं, मंदिरों का आधार दोस्तों आयताकार, जबकि इसमें आपका वर्गाकार होता है। और दोस्तों इस मंदिर का जो शिखर है प्रिज्मवत या पिरामिड नुमा होता है। आगे देखिए कि इसके शिखर पर, इस शैली के शिखर भाग पर दोस्तों आमलक और कलश आपके दोस्तों नागर शैली में है। आमलक और कलश दोस्तों आपके शिखर के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में दोस्तों आमलक और कलश के स्थान पर क्या होते हैं, स्तूपिका होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्तूपिका होते हैं। तो यहां तक विशेषता में कोई समस्या। आगे देखिए दोस्तों अगली विशेषता अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत। देखिए देखिए अगली विशेषता है दोस्तों, इस शैली के मंदिर, इस शैली के मंदिर विशाल प्रांगण के मध्य बनाए जाते हैं। विशाल प्रांगण के मध्य बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं इस शैली के मंदिर दोस्तों, आपके विशाल प्रांगण के मध्य इस शैली के मंदिर बनाए जाते। अगली विशेषता है देखिए दोस्तों आपकी कि इस शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर, इस शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार पर बहुत ही सुंदर द्वार के ऊपर दोस्तों द्वार के ऊपर निर्मित भवन सामान्य अलंकृत व बहु मंजिले होते हैं। अलंकृत व बहुमंजिले होते हैं। इन्हें गोपुरम कहा जाता है। इन्हें गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें गोपुरम कहा जाता है। एक बार इधर देखिए, दोबारा इसको समझते हैं, फिर अभी अपन देखेंगे दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसमें आप आराम से इसको समझ सकते हैं इनकी विशेषताओं। देखिए इस शैली के मंदिर दोस्तों विशाल प्रांगण के मध्य बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, विशाल प्रांगण के मध्य, जबकि नागर शैली में ऐसा नहीं है। अगर विशाल प्रांगण मिल गया तो ठीक है, अन्यथा वैसे भी बनाया जाता है। इस शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार के ऊपर दोस्तों निर्मित भवन सामान्यतः अलंकृत और बहुमंजिले होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। लाडलों क्या कहा जाता है, गोपुरम। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। कई बार आपके एग्जाम में यहां से दोस्तों क्वेश्चन आया है। देखिए एक बार इन विशेषताओं को अपन वहां देखते हैं। कहां दोस्तों, यहां ध्यान देना दोस्तों कि आपके जैसे अपन देखते हैं कि यह आपका मंदिर है, दिख रहा है सबसे पहले कि विशाल प्रांगण आपको दिख रहा है दोस्तों। इसकी विशेषता के अंदर दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली की विशेषता है कि ये मंदिर आपके विशाल प्रांगण में बनाए जाते हैं। आपको विशाल प्रांगण दिख रहा है, ध्यान देना दोस्तों, विशाल प्रांगण दिख रहा है। उसके बाद में आपका आया था कि इन मंदिरों का दोस्तों कि शिखर कैसा होता है, पिरामिड नुमा। दिख गया दोस्तों कि इनका शिखर कैसा होता है। अरे यहां देखिए पिरामिड जैसा है। कैसा है लाडलो, पिरामिड जैसा। दिख गया क्या कि कैसा है, पिरामिड जैसा।
दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के मंदिरों का शिखर दोस्तों पिरामिड नुमा या प्रिज्मवत जैसा है। कैसा है? प्रिज्मवत, पिरामिड या प्रिज्मवत जैसा इनका शिखर है और विशाल प्रांगण के मध्य दोस्तों आपके ये मंदिर बनाए जाते हैं। अगली विशेषता के अंतर्गत अपन देखते हैं दोस्तों कि इसी के अंतर्गत कि इनका कैसा होता है? वर्गाकार। ध्यान देना कि इनका दोस्तों जो शिखर है वो कैसा होता है? वर्गाकार। जबकि नागर शैली में ऐसा नहीं है दोस्तों। देखना आप एक बार कि इनका जो आधार है वो वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार। जबकि दोस्तों हमारे नागर शैली के मंदिर आयताकार में होते हैं, जबकि यहाँ कैसा है? वर्गाकार। देखो आप इनका आधार आपको दिख रहा होगा, जैसे ये पूरा दोस्तों इनका क्या है? वर्गाकार की आकृति में इनका आधार है द्रविड़ शैली के मंदिर। तो दोस्तों ये आपके द्रविड़ शैली के मंदिर है। कौन सी शैली के मंदिर है लाडलो? द्रविड़ शैली के मंदिर। तो आप समझ में आ गया होगा कि द्रविड़ शैली की जो आपकी विशेषताएं हैं वो कुछ विशेषताएं इन मंदिरों के आधार पर बनाई गई है दोस्तों। देखिए आगे अपन देखते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों देखना द्रविड़ शैली के विकास में दक्षिण भारत के चार राजवंशों का योगदान रहा। चार राजवंशों का योगदान रहा। कौन कौन से राजवंश है जिनका दोस्तों आपके इस द्रविड़ शैली में योगदान रहा? एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपका पल्लव काल। कौन सा काल? पल्लव काल। इसका समय है दोस्तों आपका 600 से लेकर के 900 ईस्वी तक। इस पल्लव काल में आपकी द्रविड़ शैली बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों प्रफुल्लित हुई। उसके बाद में दूसरे राजवंश आता है आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट काल। इनका समय है दोस्तों आपका 750 से 950। 750 से 950। उसके बाद में अगला आपका काल आता है दोस्तों चोल काल। कौन सा काल लाडलो? चोल काल। इसका समय है 900 से लेकर 1150। ये किसका है? चोल काल का माना जाता है। सबसे अंत में आता है दोस्तों आपका पांड्य काल और इसका समय है दोस्तों 1100 से लेकर 1350। देखना द्रविड़ शैली का विकास किसके समय हुआ दोस्तों? इसके समय, इन शासन काल के समय आपकी द्रविड़ शैली का दोस्तों बहुत ज्यादा विकास हुआ। इसके बारे में अपन देखेंगे दोस्तों। एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इधर देखिए दोस्तों सभी, फिर अपन देखते हैं कि द्रविड़ शैली के विकास में दक्षिण भारत के चार राजवंशों का योगदान रहा। कितने राजवंशों का योगदान रहा दोस्तों? 4 राजवंशों का योगदान रहा। इन 4 राजवंशों में सबसे पहले आपका आता है पल्लव काल, जो दोस्तों 600 से लेकर 900 ईस्वी तक इसने
दक्षिण भारत के क्षेत्र पर शासन किया और इनके काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। उसके बाद में राष्ट्रकूट काल आता है। इसने दोस्तों 750 से लेकर के 950 ईस्वी तक दक्षिण भारत के क्षेत्र में शासन किया और द्रविड़ शैली का विकास भी इनके काल में होता रहा। उसके बाद में चोल काल दोस्तों, इसका समय 900 से 1150 है। बहुत महान राजवंश था दोस्तों। इसके शासन काल में द्रविड़ शैली का विकास होता रहा। सबसे अंत में आता है आपका पांड्य काल दोस्तों, इसका समय है 1100 से लेकर 1350। इस समय दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली का विकास इन चार राजवंशों के समय सबसे ज्यादा हुआ। इतना शानदार तरीके से इस शैली का विकास हुआ है दोस्तों कि आप पूछो ही मत। जब अपन देखेंगे, इसको पढ़ेंगे लाडलो, तब हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में दोस्तों इस शैली का विकास कैसे कैसे किस तरह से आपके इन चार राजवंशों के अंतर्गत हुआ। तो अपन देखें सबसे पहले आपका दोस्तों पल्लव काल के समय इस शैली का विकास कैसे हुआ और क्या क्या किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ, उनके बारे में दोस्तों अपन अब चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं पल्लव काल के समय। ध्यान देना, पल्लव काल समय बार ने देखा था अभी 600 से लेकर 900 ईस्वी, 600 से लेकर 900 ईस्वी, ये दोस्तों आपका पल्लव काल का समय माना जाता है। देखिए इधर इसके अंतर्गत सबसे पहले इस शैली के अंतर्गत पल्लव काल कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा काल दोस्तों? आपका पल्लव। किसके लिए प्रसिद्ध था? पल्लव काल दोस्तों कला और स्थापत्य के लिए दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध राजवंशों में से एक माना जाता है कि इसके काल में दक्षिण भारत के अंदर कला और स्थापत्य की शुरुआत हुई, जो चोलों के शासन काल में अपने सर्वोच्च स्तर पर दोस्तों ये कला आपकी पहुंचे गए। ध्यान देना कि इनके शासन काल में से कला का प्रारंभ हुआ और दक्षिण भारत के महान शासक चोल साम्राज्य के अंतर्गत यह आपकी कला सर्वोच्च स्तर पर दोस्तों पहुंच गई थी। एक बार देखिए इधर दोस्तों आगे पल्लव कला ही द्रविड़ शैली की द्रविड़ कला शैली की आधार बनी मतलब इसकी शुरुआत पल्लव काल के समय द्रविड़ शैली की शुरुआत माने जाती। आगे देखिए दोस्तों इसी काल के अंतर्गत पल्लव शैली को दोस्तों प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पल्लव के शैली को प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम को है। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए लाडलो, फिर अपन देखते हैं कि पल्लव काल के समय आपकी दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का कैसे विकास हुआ, उसी के बारे में अपन देख रहे हैं कि पल्लव काल दोस्तों कला एवं स्थापत्य के लिए दक्षिण भारत में आपका प्रसिद्ध वंश था।
ध्यान देना, कला और स्थापत्य के लिए यदि दक्षिण भारत में किसी राजवंश की चर्चा होती है तो उसमें दोस्तों आपके पल्लव काल का नाम सबसे पहले आता है। अगर अपन चर्चा करें कला और संस्कृति की दक्षिण भारत में और पल्लव काल का नाम नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों पल्लव काल के अंतर्गत आपके से कला और स्थापत्य का इतना विकास हुआ कि इसकी शुरुआत इस काल में हुई। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रारंभ दोस्तों पल्लव काल के समय हुआ। ध्यान देना कि शुरुआत कहां हुआ, इस पल्लव काल के अंतर्गत द्रविड़ शैली की प्रारंभ माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों कि पल्लव काल ही द्रविड़ शैली के आधार बना, कि इस पल्लव काल के अंतर्गत ही दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली का प्रारंभ हुआ या शुरुआत हुई। किस काल के अंतर्गत दोस्तों? पल्लव काल के अंतर्गत। आगे देखिए दोस्तों कि इस पल्लव शैली को प्रारंभ करने का श्रेय महेंद्र वर्मन प्रथम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है लाडलो? महेंद्र वर्मन प्रथम। किस शैली का? पल्लव शैली का श्रेय, कि पल्लव शैली को शुरुआत करने या प्रारंभ करने का श्रेय पल्लव के वंश के महान राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को दिया जाता है। यहां तक कोई समस्या लाडलो? देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। देखिए दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य के ध्यान देना, दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य के दोस्तों 3 प्रमुख अंग है। 3 प्रमुख अंग है, कौन कौन से हैं? देखिए पहला है दोस्तों आपका मंडप, दूसरा है दोस्तों आपका रथ, और तीसरा है दोस्तों आपका विशाल मंदिर। देखिए दक्षिण भारत की शैली। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। पहला आपका मंडप है, रथ है और विशाल मंदिर। दक्षिण भारत के अंतर्गत यदि दोस्तों आप मंदिर बनाएंगे तो उसका प्रमुख है कि वहां मंडप होगा, और उस मंदिर के अंतर्गत दोस्तों रथ भी होगा, और उस मंदिर में विशाल मंदिर और उसका प्रांगण होगा। समझ में आया? तो इसके आगे दोस्तों अपन कल देखेंगे, कल की क्लास के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे कि इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो आपके पल्लव काल की जो शैली चल रही है उसी को दोस्तों अपन आगे देखेंगे। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंदर आप सभी का स्वागत है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल इसी समय और इसी जोश और उल्लास और जनन के साथ में दोस्तों आप लगातार हमारे इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला से जुड़े रहिएगा दोस्तों। आपको एक ना एक दिन अपने सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं कल इसी समय 12 से 1 लाइव सेशन के अंतर्गत। नमस्कार।